नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना के अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर बात किए जाने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ जाने-माने पत्रकार राजेश राठौर, जिनकी पैनी निगाह होती है राजनीतिक खबरों पर। राजेश भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या लगता है कल का 2 दिन का जो घटनाक्रम चल रहा है कल-परसों से लगातार कि तुलसी सिलावट जैसे ही राजेश सोनकर की जिलाध्यक्ष के तौर पर मनोनयन हुआ, उसके बाद से तय माना जा रहा था कि तुलसी सिलावट वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद यकायक प्रेमचंद गुड्डू मैदान में उतर आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फ़रवरी में मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। क्या लगता है? ऐसा है, अब प्रेमचंद गुड्डू राजनीति का वो नाम है जो कभी भी आश्चर्यजनक परिणाम लाने की ताकत रखता है। और जब से प्रेमचंद गुड्डू राजनीति में आए हैं, हमने तो उनको पार्षद के ज़माने से देखा है। आमतौर पर उनको कम्युनिस्ट विचारधारा का माना जाता था। बाद में वो कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहे और सांसद तक बने। ये एक बड़ी उपलब्धि रही और उज्जैन हो, आलोट हो या सांवेर हो, कहीं पर भी प्रेमचंद गुड्डू यदि गए हैं, तो चुनाव जीतकर आएँगे ऐसा माना जाता था। अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रेमचंद गुड्डू ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय केसरिया रंग ओढ़कर जो है कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। तब ये कहा जा रहा था कि आखिर गुड्डू ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गुड्डू की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से कभी मिलने वाली नहीं थी। लेकिन तब गुड्डू ने ये किया था कि मैं कांग्रेस में अपने आप को जो है घुटन महसूस हो रही है और कांग्रेस में खास तौर से उनका जो है कमलनाथ के साथ-साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लंबा झगड़ा था। सिंधिया परिवार के खिलाफ मुखरता के साथ बोलने में यदि कांग्रेस नेताओं में शीर्ष यदि कोई नाम है तो वो प्रेमचंद गुड्डू का है। प्रेमचंद गुड्डू ने विधानसभा चुनाव के बाद देखा कि लगातार उनकी भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हुई है। क्योंकि बीजेपी में ऐसा है कि बीजेपी में यदि कोई नेता जाता है तो उसकी तत्काल तो अच्छी वैल्यू होती है, मतलब उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ये बीजेपी का चरित्र है। और उज्जैन की राजनीति में प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे या बीजेपी वाले उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुड्डू कब क्या करेंगे, कब कौन सा करिश्मा करेंगे, कब क्या राजनीतिक उठापटक करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए प्रेमचंद गुड्डू ने कुछ समय बाद ही जो है इस्तीफा दे दिया। उस इस्तीफे की कॉपी आज सोशल मीडिया पर आई है, जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बोला कि हमने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 7 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है। तो गुड्डू ने अपनी राजनीतिक स्टाइल के तहत एक जो है व्हाट्सएप पर मैसेज चलाया, जिसमें उनका लेटर पैड है, उनके हस्ताक्षर हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 9 फरवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं। 9 फरवरी बड़ा अहम दिन है। गुड्डू जिस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, रविदास जयंती है उस दिन। तो प्रेमचंद गुड्डू ने ये इस्तीफा छुपा रखा था या प्रेमचंद गुड्डू उस मौके की तलाश में थे कि कब उनको कांग्रेस में जाने का रास्ता क्लियर हो और वो ये लेटर उजागर कर दे। क्योंकि यदि वाकई अभी के पहले बीजेपी से उनका इस्तीफा दिया गया होता तो नो डाउट कि वो इस्तीफा कहीं ना कहीं मीडिया में आ जाता और पार्टी के लोगों को भी पता लग जाता। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गिरी, जैसा कि गुड्डू ने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा ने एक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय लगातार ये प्रयास किया कि कैसे कमलनाथ सरकार गिरे। केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को सहयोग दिलाने की बजाय मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए सारे षड्यंत्र किए गए। और देखिए, गुड्डू का जो राजनीतिक एंगल है वो बड़ा इस समय फिट बैठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिरी है ज्योति सिंधिया के कारण। ज्योति सिंधिया के खिलाफ लगातार मुखरता के साथ कांग्रेस में रहते हुए बोलने वाले प्रेमचंद गुड्डू ने अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपना सिंधिया जी जो है बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में सिंधिया के आने के बाद और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद गुड्डू ने फिर ये समझ लिया कि उनका रास्ता कांग्रेस से ही आगे जा सकता है, बीजेपी में उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं मिल पाएगा। आपने एक बात बहुत सही कही कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई नेता आता है विपक्षी दल का, तो उसका स्वागत सत्कार काफ़ी अच्छे से होता है और उसके बाद उसकी पूछ-परख बंद हो जाती है और इसका साक्षात उदाहरण जो है चौधरी राकेश सिंह है, जो विपक्ष के नेता उस समय थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्हें ना टिकट दिया गया, ना उसके बाद उनका कोई अता-पता भी नहीं है।
ये बात सही है। अब वो चौधरी राकेश सिंह को जो है कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और उनके टिकट को लेकर भी विरोध किया गया है और इधर प्रेमचंद गुड्डू का भी विरोध सज्जन वर्मा और जीतू पटवारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें तो बहुत सारी है, लेकिन जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं जोशी जी, वो सरकार की स्थिति को तय करेंगे कि आखिर सरकार की स्थिति क्या होगी। क्या सरकार फिर बाउंड्री पर आ जाएगी बीजेपी की सरकार कांग्रेस की तरह, या कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और बीजेपी उपचुनाव में फतह हासिल करके और एक मजबूत सरकार के रूप में उभर कर आएगी। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ये राजनीतिक घटनाक्रम को आप कोरोना वायरस से जोड़ लो, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की बात करे बिना हम इस टाक को पूरा नहीं कर सकते जोशी जी। देखिए क्या है कि राजनीति का जो वायरस है ना, वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इसमें जीते जी लोगों को मार देते हैं। इसमें तो कोरोना वायरस में आदमी बीमार होता है, पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, फिर अस्पताल जाता है, वेंटिलेटर पर रहता है। लेकिन राजनीति का जो वायरस होता है वो सीधे मारता है और कब कौन अपना दाव चलता है इसका कोई भरोसा नहीं रहता। हमने राजनीतिक हाशिए पर जाते हुए लोगों को देखा है और राजनीति की उच्च कुर्सी पर बैठते हुए भी लोगों को देखा है। तो ये जो राजनीतिक वायरस इस समय चल रहा है, वही वायरस को आगे बढ़ाने का काम प्रेमचंद गुड्डू कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रेमचंद गुड्डू से अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। सांवेर में तुलसी सिलावट को कड़ी टक्कर देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद गुड्डू में, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि बीजेपी के अंदर जो अंतर्विरोध है, राजेश सोनकर को जिला भाजपा अध्यक्ष भले ही बना दिया हो, लेकिन आप सोचिए जोशी जी कि जो तुलसी सिलावट को भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन भर आरोप लगाते थे, उनके ऊपर अनगल बातें करते थे, क्या वो भाजपा कार्यकर्ता दिल से तुलसी सिलावट का काम कर पाएंगे? हालांकि तुलसी सिलावट भी इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में उनके जो कट्टर समर्थक हैं उनको भाजपा में लाने का लगातार अभियान छेड़ दिया है और बड़े नेताओं को भी वो अभी शिवराज सिंह चौहान के सामने जो है भोपाल जाकर बीजेपी की सदस्यता दिला चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहना आपका, लेकिन जो अंतर्विरोध है, ऐसा मेरा मानना है कि वे भाजपा के कार्यकर्ता जो सालों से तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, अब उन्हें तुलसी सिलावट का प्रचार करना होगा। वो राजेश सोनकर, वो सावन सोनकर, जो लगातार इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। राजेश सोनकर यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही वे जिला अध्यक्ष बन गए हों। क्या वे अपने मन से इस काम को अंजाम दे पाएँगे? क्या वे पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में काम कर पाएँगे? क्या लगता है? देखिए बड़ा मुश्किल है। आपको मैं सांवेर से सीधे भोपाल तक ले चलता हूँ। ये सांवेर से लेके भोपाल तक और ग्वालियर और भोपाल से ग्वालियर तक यही हालत है कि जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों को टिकट दिए जाएंगे, वहां पर भाजपा के लोग वास्तव में काम करेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की भी चर्चा और सोशल मीडिया पर बयानबाजी और कटाक्ष के जरिए ये कहा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कि हमारी उपेक्षा कब तक होगी, क्योंकि सिंधिया के समर्थकों को टिकट देने के कारण भाजपा के कई दिग्गजों को घर जाना पड़ेगा। ये भाजपा का नेता और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब भाजपा संगठन पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि कैसे ये जो राबड़ी देवी वाली सरकार है या राबड़ी देवी वाला जो गठबंधन है, मतलब वो जो लापसी बनती है ना, ये जोशी जी, ये राजनीतिक की लापसी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा मिला के ये जो लापसी बन रही है, अब ये लापसी टेस्टी बनेगी, मीठी बनेगी या कड़वी बनेगी, ये हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहना। ये गठबंधन की राजनीति और गठबंधन का स्वादिष्ट व्यंजन लापसी क्या गुल खिलाएगा, है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने कह दिया है कि जितने लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए उन सबको टिकट दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस बात की सहमति भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बन चुकी होगी पहले से। हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार को गिराने के बदले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या क्या सौदेबाजी की है, उसका खुलासा धीरे धीरे होगा। क्योंकि जो गठबंधन दिल्ली के गलियारे में हुआ है, जो अमित शाह के घर पर हुआ है, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगा है। जिस तरह से सिंधिया गुट के नेता मंत्री बने हैं बिना विधायक के, वो बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें और उनके मंत्री बनेंगे सिंधिया के, तब ये जो भाजपा के नेताओं को मंत्री पद से पीछे हटना पड़ेगा, कई बड़े नेताओं को समझौता करना पड़ेगा। दिग्गज नेता गोपाल भार्गव जैसे लोग मुंह फुलाकर घर पर बैठे हुए हैं। और भी सांवेर की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर सावन सोनकर भी कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मेरे भी रास्ते कुछ खुले हैं। तो ऐसी सारी तमाम गतिविधियां चल रही है।
तो ये राजनीति का गठबंधन जो है ना, ये जोशी जी आने वाले दिनों में जनता पर निर्भर करेगा। मेरा ऐसा मानना है राजनीतिक समीक्षक के तौर पर कि आम जनता को इन दल बदलुओं को सबक सिखाना चाहिए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा को गलत बताते थे, आज उनको जो है वो सब मीठा-मीठा दिख रहा है, क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जो तुलसी सिलावट, सावन सोनकर और राजेश सोनकर के खिलाफ बोलते थे, वो अब उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको अपना भाई बता रहे हैं और भाजपा के सारे नेताओं से गले मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या दिल मिलेंगे? ये बड़ी बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भाजपा प्रदेश के बड़े नेता अभी तक स्वीकार दिल से नहीं कर पाए हैं। हम सब समझ रहे हैं इस बात को कि आखिर राजनीति में ये जो गठबंधन विचित्र तरीके का हुआ है, जो गठबंधन देश की राजनीति में एक इतिहास बना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कहें या अपना स्वार्थ कहें या जो भी कहें, इसके लिए, क्योंकि नेताओं के लिए शब्द नहीं होते हैं जोशी जी। नेता जो है कब क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता। हम लोग पत्रकारिता में इस बात को अच्छी तरह से आपस में अपन लोग डिस्कस करते रहते हैं कि नेता जो है कब किसके साथ समझौता कर ले उसका कोई भरोसा नहीं होता। राजनीति काजल की कोठरी है, इसमें जो शामिल होता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, पब्लिक के स्वार्थ के लिए बाद में काम करता है। तो सांवेर की जनता को देखना पड़ेगा कि जो तुलसी सिलावट कहते थे कि पंजे पर वोट दो, वो फूल कैसे खिलाएंगे? क्या उनका फूल मुरझाया हुआ रहेगा? क्या उनका फूल टूट जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस यदि प्रेमचंद गुड्डू को वहां से चुनाव लड़ाती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो निश्चित तौर पर जितने सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ेंगे उसमें सबसे रोचक सीट सांवेर की होगी। आपने कहा कि जो तुलसी सिलावट हाथ के पंजे की बात करते थे, अब वो फूल की बात करते हुए फूल कितना खिलेगा है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो प्रेमचंद गुड्डू पहले पंजे की बात करते थे, पिछले चुनाव में वे भी फूल की बात करते थे, अब फिर पंजे की बात करने लगेंगे। ऐसे में क्या संदेश जाएगा और मतदाताओं के मन को इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या स्थिति बनती है? जो पिछले दिनों चुनाव आयोग ने नोटा का इस्तेमाल करने की बात कही थी और जिसकी मंजूरी दी थी मतदाताओं के लिए, मैं समझता हूं कि ये सबसे सही समय है, क्योंकि वाकई आपने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू हो या तुलसी सिलावट हो, दोनों अपने मकसद के लिए पार्टी छोड़ के आए हैं, दोनों अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर आए हैं। तो क्या सांवेर की जनता इनको सबक सिखा पाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है जोशी जी की जिस पार्टी का वर्कर काम करेगा उस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि सारा दारोमदार आम कार्यकर्ता पे है, मतदान केंद्र पर बैठने वाले उस कार्यकर्ता पर है जो जीवन भर बेचारा दरी बिछाता रहता है और कार्यकर्ता को छोड़ के नेता मलाई खाते रहते हैं। यहाँ एक बात बहुत मुद्दे की और देखने की और हकीकत भी यही है कि तुलसी सिलावट के पास यहाँ पर खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाना, उनकी मान मनोबल करना, जो लगातार सालों से उनके खिलाफ काम करते आए हैं। और प्रेमचंद गुड्डू के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि वे सांवेर से चुनाव लड़ चुके हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, तो इस नाते उनको मुझे लगता है बेनिफिट ज्यादा मिलने की संभावना इस चुनाव में मिलती है। देखिए, मैंने शुरुआती तौर पर कहा था कि प्रेमचंद गुड्डू राजनीति का बड़ा नाम है। ये शख्स कब क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद और उसके साथ साथ चुनावी राजनीतिक गठबंधन जो करना आता है, वो प्रेमचंद गुड्डू से अच्छा इस पूरे संभाग में जोशी जी किसी को नहीं आता है। वो बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। ये बात सही है कि तुलसी सिलावट भी जो है सौम्यता के मामले में बड़े चतुर हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट के बारे में कहा जाता है कि वो पैर पड़ने के मामले में देर नहीं करते। मतदाता हो या नेता हो, पैर पड़ने की उनकी जो राजनीति है, उनकी वो पहचान बन चुकी है। मुझे लगता है कि सिंधिया के पैर पड़ते-पड़ते तुलसी सिलावट ने जनता के पैर भी पड़ने की आदत डाल ली। हर चुनाव में जब वो जाते हैं, तो मतदाताओं के पैर पड़ते हैं। हालाँकि हर उम्मीदवार पैर पड़ता है, लेकिन जिस तरह से तुलसी सिलावट पैर पड़ते हैं, उस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में शायद कोई नहीं पैर पड़ता होगा। क्या बात है! बहुत गहन, मैंने कहा ना कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, तो इस तरह से ढूँढ-ढूँढ कर इस तरह की बातें आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में बाकी अन्य सीटों पर भी चुनाव होना है और ज़्यादातर चुनाव जो है वो सिंधिया जी के क्षेत्र में ही होना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में। तो वहाँ क्या स्थिति होगी? क्या वहाँ पर
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए इन उम्मीदवारों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा है, सिंधिया जी का वजूद है ग्वालियर गुना संभाग में, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव की तरफ। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना ही ज्यादा वर्चस्व होता तो क्या वो अपने ड्राइवर से चुनाव हार जाते? जो राजा महाराजा ड्राइवर से चुनाव हार गया हो, उनको अपनी जमीन तो तलाशना चाहिए जोशी जी। ये बात अलग है कि मोदी लहर थी और मोदी लहर का फायदा ड्राइवर को मिला, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो देश के उन चुनिंदा 50-100 नेताओं में नाम माना जाता था कांग्रेस के कि ये तो जीतेंगे। अब ये कितने वोट से जीतेंगे इस पर बहस होती थी, लेकिन जिस तरह से सिंधिया का घमंड चूर चूर कर दिया एक ड्राइवर ने, वो राजनीति का एक नया उदाहरण पेश हुआ है कि आपने, मैंने अभी आपको कहा था कि कार्यकर्ता की इज्जत जो नेता नहीं करता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है। मलाई खाने के चक्कर में नेता भूल जाता है कि दरी बिछाने का काम कार्यकर्ता करता है, झंडे लगाने का काम कार्यकर्ता करता है, लोगों को विश्वास दिलाने का काम कार्यकर्ता करता है। तो सिंधिया के साथ दिक्कत ये है कि जब से सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है, या कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ से उन्होंने अपने ग्वालियर और गुना संभाग में यदि काम कराने पर ध्यान दिया होता और उसके बाद पार्टी छोड़ी होती, तो मैं समझता कि उनका जनाधार वापस से बना है। इस समय बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कमलनाथ के लिए और उनके सहयोगी साथी कहें और राजनीति के रणनीतिकार दिग्विजय सिंह के, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा का मामला है। यदि गुना ग्वालियर जो राधोगढ़ से लगा हुआ है, दिग्विजय सिंह वहां पर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पे सिंधिया समर्थकों को चुनाव जीतने में परेशानी आएगी। अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी क्या करती है? देखिए, बीजेपी के साथ सत्ता है, कांग्रेस के पास सत्ता नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास अब पैसे की कमी नहीं है, साल भर में अच्छा काम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है वहां के नेताओं को भी। इसलिए जो है कांग्रेस भी ताकत से लड़ेगी और कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों को इस बात का भरोसा रहेगा कि यदि हमने ताकत से चुनाव लड़ा और जीत कर गए तो बीजेपी सरकार को गिराने का काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी बिकाऊ है, कांग्रेस में अकेले बिकाऊ है ऐसा नहीं है, हर राजनीतिक पार्टी में बिकाऊ है। ये जो बिकाऊ नेता हैं कब कब कहां किस उद्देश्य के लिए बिक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है जोशी जी। तो जिस तरह से कांग्रेस सरकार को गिराया गया, क्या उस तरह से बीजेपी सरकार को नहीं गिराया जा सकता है? बहुत मामूली सी बात है, बस रणनीति बनाना पड़ेगी, पैसे खरीदना पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेंगे, बड़ी होटलों में रिसोर्ट में ठहराने का इंतजाम करना पड़ेगा और सारे वो धनफन करना पड़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और मैं भूल गया कहना कि ब्लैकमेल भी करना पड़ेगा। जिस कांग्रेस या बीजेपी के विधायक के काले काम होंगे उनको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपके धंधे बंद करा देंगे, आपके समर्थकों पे केस दर्ज करा देंगे, आपके परिवार के मामले निकाल देंगे। ये जो गंदी राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, ये कब खत्म होगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। राजेश राठौर जी बेबाकी के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ कांग्रेस में ही नेता बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ सब दलों में नेता हैं। साथ ही उनका मानना है कि ग्वालियर संभाग में चुनाव और या सांवेर में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे कांग्रेसी उम्मीदवार, जो कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार हैं, उनको निश्चित तौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के परिणामों के बाद ही पता लगेगा, पर अनुभवी पत्रकार है राजेश राठौर जो सारी बातों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। बहरहाल राजेश भाई, आप हमारे से बातचीत करने के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए, नमस्कार।